नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। दोपहर के 2 बजने को है। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। दर्शकों, बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ करेंगे और ये खबर दिल्ली से है। दिल्ली धमाके की जांच हर दिन एक नए मोड़ ले रही है, एक नए मोड़ पर पहुंची और अब जो खुलासा हुआ है उसने जांच एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया है। टेरर ब्रिगेड संभालने वाली आतंकी शाहीन के तार अब तबलीगी जमात से जुड़ने के बाद तस्वीर साफ आ रही है। आरोप है कि ज़कात के नाम पर जुटी रकम सीधे देश विरोधी साजिश में इस्तेमाल हो रही थी। बहुत ही चौंकाने वाला एक खुलासा हुआ है। इसके अंदर क्या कुछ और जानकारी निकली है, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दिल्ली धमाके में नया खुलासा। मैडम सर्जन का तबलीगी जमात कनेक्शन। ज़कात की आड़ में टेरर फंडिंग का खेल। दिल्ली बम विस्फोट का दायरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। एनआईए की जांच में व्हाइट टेरर मॉड्यूल से जुड़े रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन का तबलीगी जमात से सीधा रिश्ता सामने आया है। शाहीन का रोल सिर्फ प्लानिंग तक सीमित नहीं था, बल्कि फंडिंग, भर्तियां और कनेक्शन बनाने का पूरा जिम्मा उसी के हाथ में था। जांच में साफ हुआ है कि शाहीन का तबलीगी जमात से बड़ा कनेक्शन था और इसी कनेक्शन के जरिए उसे ज़कात के नाम पर टेरर फंडिंग मिलती थी। एटीएस और खुफिया विभाग को मिले इनपुट बताते हैं कि ज़कात की आड़ में जमात से जुड़े लोग शाहीन, परवेज और आरिफ तक पैसे पहुंचाते थे और इन्हीं पैसों से तैयार होता था आतंक का खाका। जांच में सामने आया है कि शाहीन को ज़कात के नाम पर टेरर फंडिंग मिलती थी। तबलीगी जमात से जुड़े लोग पैसे भेजते थे। ज़कात के रुपए से हथियार, विस्फोटक खरीदे जाते थे। इन्हीं पैसों से आतंकी देश विदेश की यात्राएं करते थे। ज़कात के रुपए से आतंकी मॉड्यूल को एक्टिव रखा जाता था, यानी ज़कात की आड़ में देश विरोधी एजेंडा चलाया जाता था। कमाई का 2.5% मुसलमान दान के रूप में देते हैं। सामाजिक संस्थाओं को पैसा दिया जाता है। ज़कात का मकसद गरीबों, जरूरतमंदों की मदद करना है। एजेंसियों की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। तबलीगी जमात से जुड़े कुछ लोग चोरी छिपे वेस्ट यूपी से लेकर दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक मीटिंग करते थे। फिर दुबई, ओमान और कई खाड़ी देशों में जाकर ज़कात इकट्ठा करते थे। फिर से ये रकम शाहीन और उसके मॉड्यूल को पहुंचाई जाती थी। एजेंसियों को शक है कि कुछ विदेशी मुस्लिम संस्थाएं भी फंडिंग में शामिल थी। जांच एजेंसियों ने 25 से 30 ऐसे मोबाइल नंबर ट्रेस किए हैं जो दिल्ली धमाके के बाद अचानक बंद हो गए। अब उन नंबरों से जुड़े IMEI पर चल रहे दूसरे मोबाइल की लोकेशन और कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। फंडिंग की जांच में पता चला है कि कई खातों के जरिए छोटे छोटे ट्रांजैक्शन कर बड़े नेटवर्क को खड़ा किया जा रहा था। इन खुलासों के बाद NIA और ATS ने शाहीन, मुजम्मिल, परवेज और व्हाइट कॉलर टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े लोगों का पूरा ब्यौरा खंगालना शुरू कर दिया है। देश दुनिया से ज़कात के जरिए टेरर फंडिंग, महिला आतंकी ब्रिगेड और तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के नेटवर्क के तार। दिल्ली धमाके की जांच अब उसी अंधेरी सुरंग में पहुंच चुकी है जहां धर्म की आड़ लेकर आतंक की खेती की जा रही थी। अहम सवाल है, इस फंडिंग चेन के पीछे कौन है? क्या ज़कात की आड़ में देश के दुश्मनों को बढ़ावा दिया जा रहा है? और क्या सिर्फ शाहीन अकेली गुनहगार है या तबलीगी जमात के अंदर छिपे देश विरोधी चेहरे भी इस आतंकी खेल में बराबर के साझेदार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा में टेरर फंडिंग केस में ATS की दबिश। औद्योगिक सेक्टर 5 में ATS टीम ने दबिश दी है। कर्मचारियों ने ATS से पूछताछ की। आपको बता दूं, ATS ने पूछताछ की, 2 घंटे तक दस्तावेजों की जांच की है। टेरर फंडिंग और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देने के आरोप में जांच की गई है। ग्रेटर नोएडा में टेरर फंडिंग केस में ATS की दबिश। औद्योगिक सेक्टर 5 में ATS की टीम ने दबिश दी है। कर्मचारियों से ATS ने पूछताछ की है। 2 घंटे तक दस्तावेजों की जांच की गई है। टेरर फंडिंग और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देने के आरोप में इस जांच को आगे बढ़ाया गया है। 2 घंटे तक दस्तावेजों को खंगाला गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी काजल जुड़ गई हैं। काजल, आप ग्रेटर नोएडा से इस वक्त लाइव हैं। क्या कुछ और जानकारी मिल रही है कि ATS की टीम जाती है, दबिश देती है और 2 घंटे तक लगातार कागजों को खंगाला जाता है?
जी बिल्कुल प्रियंका, आप सही कह रही हैं कि यहाँ पर यूपी एटीएस की टीम जो है वो पहुंची और यहाँ पर दबिश दी और उसके बाद ये पता चला कि यहाँ पर टेरर फंडिंग को लेकर एक बड़ा जो है वो बिसात बिछाया जा रहा है। यहाँ पर जो प्रकाशन के नाम पर जो धार्मिक उन्माद की किताबें हैं वो छापी जा रही थी। 2.10 करोड़ से भी ज्यादा किताबें छापी गई थी और अलग अलग देशों में इस उन्माद को बढ़ाने के लिए वो बेची भी जा रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा रहा था। एक तरफ अगर आपको हम दिखाएं तो ये सब कुछ, ये पूरी साजिश को छुपाने के लिए यहाँ पर आपको वाटर प्लांट का ये बोर्ड दिखेगा ताकि किसी को किसी भी तरह का शक ना हो कि यहाँ पर आरओ का काम होता है, यहाँ पर स्प्रिंट को लेकर काम नहीं होता है। और यहाँ पर कभी कभी कोई आता था, यानी जो ये एरिया है पूरा ग्रेटर नोएडा सेक्टर 5 का, वो पूरे तरीके से यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां हैं, लोग बहुत कम बाहर निकलते हैं, यहाँ पर शांति का माहौल रहता है। ऐसे में लोगों ने, जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर कोई भारतीय आदमी नहीं आता था, बल्कि फॉरेनर कोई आता था, कोई मुस्लिम आता था और बांग्लादेशी भी आता था यहाँ पर। जब यूपी एटीएस ने यहाँ पर दबिश दी, यहाँ के डीवीआर को खंगाला, सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, तो ये पाया गया कि धार्मिक उन्माद बढ़ाने के लिए किताबें किस तरीके से प्रकाशित की जा रही हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगी तो ये बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर ऊपर लिखा गया है वसुधैव कुटुंबकम और यहाँ नीचे पूरे तरीके से नाम लिखा गया है। ऊपर अगर आप देखेंगी तो इस्तांबुल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर आप सोचिए कि किस तरीके से ये प्लानिंग की जा रही थी, किस तरीके से जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा था कि यहाँ पर धार्मिक उन्माद को बढ़ाने के लिए लगातार किताबें छापी जा रही थी और इन सब को छुपाने के लिए वाटर प्लांट का एक बोर्ड लगाया गया है ताकि किसी को पता न चले। जो यहाँ का फरहान सिद्दीकी है, उसको फिलहाल यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात करें, वहां पर भी टेरर फंडिंग मामले को लेकर पूरे तरीके से पूरे देश की जो एजेंसियां हैं वो पूरे तरीके से सतर्क है, एक्टिव है और हर कड़ी पर खंगालने की ये कोशिश कर रही है कि आखिर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर ग्रेटर नोएडा तक किस तरीके से पूरे देश को दहलाने की कोशिश की जा रही थी, किस तरीके से देश के अलग अलग जगहों में इस तरीके से उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही थी। और यहाँ ग्रेटर नोएडा की अगर हम बात करें तो कंपनी के नाम पे पिछले 7 वर्षों से ये काम चल रहा है। अंदर की अगर आपको तस्वीरें हम दिखाएं तो आपको ये लगेगा कि ये ऑफिस काफी टाइम से बंद है, क्योंकि लोगों का कहना यह है कि पिछले शनिवार को जो है यूपी एटीएस की टीम ने अचानक से यहाँ पहुंची और खंगालना शुरू किया जब चीजों को, तो तमाम ऐसे जो कागजात हैं, चाहे वो डिजिटल चीजों की बात करें हम, वो सब कुछ खंगालने के बाद ये पता चला कि यहाँ पर इस कंपनी के नाम पर, यानी इंटरनेशनल कंपनी के नाम पर किस तरीके से धड़ल्ले से देश के खिलाफ साजिश रची जा रही है। यहाँ पर गाड़ियां भी खड़ी हैं। फिलहाल अगर आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे इस कंपनी को तो आपको परमानेंटली ये क्लोज्ड दिखाएगा और ये क्लोज दिखाएगा आपको, यानी ये पूरे तरीके से अभी सील कर दिया गया है। यूपी एटीएस की टीम यहाँ पहुंची, यहाँ पर तलाशी ली गई और यहाँ पर तमाम जो किताबें हैं वो छापी जा रही थी, लगातार बेची जा रही थी, अलग अलग देशों में उसे बेचा जा रहा था। फरहान को फिलहाल जो यहाँ पर काम करता था, जो यहाँ पर लोग आते थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनसे लगातार यूपी एटीएस की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है लोगों की तरफ से, क्योंकि ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर लोग बहुत कम निकलते हैं, लंच के टाइम में थोड़े टाइम के लिए निकलते हैं। यहाँ पर इतनी बारीकी से काम चल रहा था कि ताकि किसी को पता न चले। बांग्लादेशी यहाँ पर आते थे। काजल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है, लेकिन बाकी और साथी भी ग्राउंड जीरो पर है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर इस वक्त पलक हमारी सहयोगी है। पलक, आप जहां पर मौजूद है, क्या कुछ और जानकारी, क्योंकि कहा जाता है यही वो यूनिवर्सिटी है जहां की केमिकल को इस्तेमाल करके अलग अलग विस्फोटक बनाने का काम चल रहा था। इसी के 13 रूम नंबर जो 13 है वहां पर पूरा एकदम षड्यंत्र रचा जा रहा था, रूपरेखा तैयार हो रही थी। अभी क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अगर दिल्ली ब्लास्ट की बात करें 10-11 में अगर पूरी साजिश को लेकर कोई एपिसेंटर बताया जा रहा है तो वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी बताई जा रही है कि यहाँ पर एक अलग तरीके की रेडिकलाइज सोच जो है वो बच्चों में, स्टूडेंट्स में पहले जो है एक तरीके से इन्फिल्ट्रेट की गई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एक रूम नंबर 13 की बात करें तो उस रूम नंबर 13 के अंदर एक आतंकी साजिश जो है वो रचाई जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर्स के साथ जो यहाँ पर स्टूडेंट
स्टूडेंट्स हैं उनकी लगातार जांच जो है वो की जा रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो एक तरफ जांच कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ अलग एजेंसियां जो है वो भी जांच कर रही है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टूडेंट से भी अब जांच जो है वो की जा रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो अल फलाह यूनिवर्सिटी हो। और अब हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जो कॉलेजेस हैं एक पूरा ट्रेस करके कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखकर कि किन किन के साथ ये संपर्क में आए, किन किन स्टूडेंट्स को इन्होंने पढ़ाया है अब तक, तो सबसे जो है वो जांच की जा रही है। अगर अल फलाह यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यहाँ पर भी हर एक रूम जो है उसको खंगाला जा चुका है, अगर हम एजेंसियों की तरफ से बात करें तो। लेकिन लगातार अभी भी टैपिंग जो है वो की जा रही है। और इस बीच ये कि किस किस के साथ चैट्स जो हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर तो स्टूडेंट से पूछताछ की, यहाँ पर प्रोफेसर से पूछताछ की, साथ ही फाउंडर जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। ईडी अब जो हमने इरेगुलरिटीज देखी है कि जो फीस ली गई और एक जो फाउंडेशन अल फलाह यूनिवर्सिटी का था वो पैसे कहां से आए, 415 करोड़ तक की अब तक फीस जो है वो स्टूडेंट से ली गई है, इसके बावजूद जबकि यूजीसी ग्रांट जो है वो यूनिवर्सिटी को नहीं था। तो अलग अलग पहलुओं पर लगातार जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर जांच की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि ये कहां तक कनेक्टेड है, क्या इसके तार जो है वो डायरेक्टली जम्मू कश्मीर में जो है वो कनेक्टेड है, क्योंकि मैक्सिमम अगर अभी तक हम गिरफ्तारियां देखेंगे तो उसमें हम देख रहे हैं कि कश्मीरी रेजिडेंट्स जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। तो लगातार जांच एजेंसियों की अगर हम बात करें तो जांच एजेंसियां जो है वो एक तरीके से टैप करने की कोशिश कर रही है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स खंगालने की कोशिश कर रही है कि कौन स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स को कौन इस तरीके से ये सब बातें जो है वो बोल रहा था। अगर आतंकी की जो वीडियो सामने आई है उसके पीछे भी हम देख रहे हैं जांच एजेंसियां जो है वो अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रही है कि ये वीडियो कैसे ठीक है। पलक ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन इसी बीच में दर्शकों को बता दूं, दिल्ली धमाके के बाद एनआईए की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है, अलग अलग पहलुओं पर ये जांच बढ़ रही है। और इसी सिलसिले में मंगलवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम सहारनपुर के देवबंद पहुंची और यहां से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस 3rd ईयर की पढ़ाई कर रहे एक छात्र को हिरासत में लिया। फोन रिकॉर्ड्स के आधार पर शक है कि इस छात्र के तार आतंकी उमर और दिल्ली धमाके से जुड़े हुए हैं। कैसे, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली धमाके का देवबंद कनेक्शन, पकड़ में आया अल फलाह का एमबीबीएस छात्र, आतंकी उमर से डिजिटल दोस्ती के संकेत। दिल्ली धमाके की जांच अब एक नए और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक एमबीबीएस 3rd ईयर का छात्र जो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था, अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। देवबंद का पठानपुरा मोहल्ला, यही वो जगह है जहां एटीएस ने अचानक छापा मारा और हिरासत में लिया एक ऐसा नाम जो काबिल डॉक्टर बनने जा रहा था, लेकिन उसकी डिजिटल कड़ियों ने उसे सीधे दिल्ली धमाके के फिदायन आतंकी डॉक्टर उमर नबी से जोड़ दिया। जिस छात्र को हिरासत में लिया गया उसका नाम है अहमद राजा, अल फलाह यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस 3rd ईयर का छात्र। एटीएस के कब्जे में उमर का करीबी, गिरफ्त में अल फलाह एमबीबीएस 3rd ईयर का छात्र अहमद राजा है छात्र का नाम। आतंकी उमर का करीबी बताया जा रहा है अहमद। कॉल डिटेल से जांच के घेरे में आया अहमद। सूत्रों के अनुसार छात्र और आतंकी उमर के बीच पहले से संपर्क थे। फोन रिकॉर्ड में कई बार बातचीत के संकेत मिले हैं। दोनों के बीच लिंक दिल्ली धमाके से काफी पहले का बताया जा रहा है। कॉल डिटेल, चैट बैकअप और क्लाउड डेटा, सबने पुलिस को एक ही दिशा में धकेला है कि दोनों के बीच का ये संपर्क कोई संयोग नहीं था। जांच अधिकारियों के मुताबिक अहमद राजा की गतिविधियां पिछले कुछ महीनों से बदल गई थी। शक है कि वह आतंकी उमर के साथ बैठकों में मौजूद रहा था। देवबंद पहले भी कई बार कट्टरता फैलाने वाले नेटवर्क के कारण सुर्खियों में रहा है। अब एमबीबीएस छात्र के हिरासत में आने से सवाल उठ रहे हैं, क्या संगठित मॉड्यूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के जरिए सक्रिय है। हिरासत में लिए गए छात्र से लगातार पूछताछ की जा रही है और उसके मोबाइल डेटा, क्लाउड बैकअप और सोशल मीडिया एक्टिविटी की गहन जांच जारी है। स्पेशल सेल इस बात की तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि आतंकी उमर का नेटवर्क, दिल्ली ब्लास्ट की साजिश और देवबंद के पुराने संपर्क, क्या तीनों किसी एक बड़ी कड़ी का हिस्सा हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच अब शिक्षा,
पहचान और डिजिटल कनेक्शनों के बीच छिपे उस नेटवर्क की ओर बढ़ रही है जिसके परतें खुलने पर बड़ा खुलासा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।